हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और आज बच्चों हमें कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आए। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है जो रिजल्ट हमने डिराइव किए उन पर। तो सबसे पहले एक सवाल बेटा मैं आपके लिए लिखता हूँ। सबसे पहले आपको प्रूव करना है, आपको करना है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ये रिजल्ट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, प्रूव दैट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है cos a प्लस cos b माइनस cos c। cos a प्लस cos b माइनस cos c इज इक्वल टू -1 प्लस 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 और लास्ट में है sin c बाई 2, है ना। ये रिजल्ट याद रखने की बेटा ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है बस। अब अगर हमें ये सॉल्व करना है बेटा, तो अप्रोच हमारा आप जानते ही हैं कि मैं इसको बोलूँगा कि अगर मैं cos c प्लस cos d बोलूँ तो क्या आ जाएगा। cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये आ जाएगा मेरे पास। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और उसके बाद बेटा माइनस cos c वैसे का वैसा ही, माइनस cos c वैसे का वैसा ही। इस a प्लस b को मैं लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी कैन बी रिटन एज पाई माइनस c। तो दिस इज 2 cos पाई माइनस c अपॉन 2 cos a माइनस b बाई 2 माइनस cos c। cos ऑफ 90 माइनस थीटा बेटा होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन c बाई 2, है ना। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो 2 साइन c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 और माइनस, ज़रा सोच के देखिए, अगर यहाँ पर साइन वाला बेटा टर्म मिला है तो इस cos c को मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। जैसे ही हम इसको ओपन अप करेंगे ब्रैकेट को, ये देखिए -1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, तो -1 तो बाहर। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन c बाई 2 अगर मैं दोनों जगह से निकाल लूँ, अगर बेटा हम 2 साइन c बाई 2 दोनों जगह से निकाल लें तो अंदर हमारे पास बचेगा cos a माइनस b बाई 2 और क्या बच जाएगा, अगर साइन 2 साइन c बाई 2 आ जाएगा तो प्लस साइन c बाई 2, ये हमारे पास बचेगा। यहाँ से बेटा हम लिख सकते हैं -1 प्लस 2 साइन c बाई 2। देख लो, ये -1 और ये 2 साइन c बाई 2 मिल रहा है, मतलब ये 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2 आएगा पूरा सॉल्व होके। ठीक है ना, देखो cos ऑफ a माइनस b बाई 2 वैसे का वैसा ही है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है देखो प्लस साइन, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा साइन के आगे मेरे पास लिखा हुआ है प्लस साइन। c को देखो, c को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस a प्लस बी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो आप c को, पाई माइनस a प्लस बी। ये जो c था, अगर इसको मैं पाई माइनस a प्लस बी लिख लूँ तो यहाँ से बेटा इसको अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 2 साइन c बाई 2, उसके बाद है cos a माइनस b बाई 2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखो, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा, तो प्लस cos a प्लस b बाई 2, ये लिखा हुआ है सवाल। तो ये आ गया -1 प्लस 2 साइन c बाई 2। उसके बाद है देखो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। जैसे ही बेटा ये चीज़ आई तो यहाँ से आ गया -1 प्लस 2 साइन c बाई 2। अंदर देखो क्या लिखा है, 2 cos, अब ये a बाई 2 और a बाई 2 तो a हो जाएगा, और ये माइनस b बाई 2 और प्लस b बाई 2 कट जाएगा, तो a बाई 2 और a बाई 2, a और पूरे के बाई 2, तो 2 cos a बाई 2 आ गया। यहाँ पर देखो ये a बाई 2 और माइनस a बाई 2, ये तो कटा। अब ये माइनस b बाई 2 और माइनस b बाई 2, तो माइनस बी बाई 2 और माइनस बी बाई 2 होता है माइनस बी और फिर नीचे 2, तो माइनस बी बाई 2, और कॉस ऑफ माइनस बी बाई 2 को आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ बी बाई 2।
क्योंकि कॉस माइनस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा सेम होता है। तो यहाँ से बेटा आ गया -1 + 2 × 2 4 cos a/2 cos b/2 sin c/2, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, जो हमको लेके आना था ये चीज़ प्रूव हो गई। ये देख लो, -1 + 4 cos a/2 cos b/2 sin c/2। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस आज हम बनाएंगे कई सारे, ताकि हमारी प्रैक्टिस और सॉलिड हो जाए, चीज़ें हमें बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएं। समझ अच्छे से आएगा तभी बनेगा आपसे बेटा पूरा। ठीक है ना, अपन अपना बोर्ड बेटा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अगला सवाल बनाएंगे। तो पहले सवाल के बाद बेटा जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट कर देता हूँ। अगला सवाल बेटा आपको दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा गामा are the angles of if alpha beta gamma are the angles of a triangle, if alpha beta gamma are the angles of a triangle, then find the value of आपको बच्चों वैल्यू बतानी है cos अल्फा अपॉन sin बीटा sin गामा प्लस cos बीटा अपॉन sin गामा sin अल्फा प्लस cos गामा अपॉन sin अल्फा sin बीटा। आपको बेटा इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना बच्चों, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब अगर हम इसको बेसिक सा अगर अपना दिमाग लगाएं, बेसिक सा हमारा दिमाग ये बोलता है कि यार नीचे यहाँ पर साइन बीटा साइन गामा है, यहाँ पर साइन गामा साइन अल्फा है, यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा है, इसका एलसीएम क्या आ रहा है? अगर मान लो मैं एलसीएम की बात करूँ, इसका एलसीएम क्या आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर इसका एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो अगर ये इसका एलसीएम आएगा तो देखो यहाँ पर साइन बीटा साइन गामा है, साइन अल्फा एक्स्ट्रा आया तो ऊपर भी आएगा, तो ऊपर आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस यहाँ साइन अल्फा साइन गामा दिख रहा है, साइन बीटा एक एक्स्ट्रा आएगा तो यहाँ आ गया साइन बीटा और कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा है, यहाँ साइन गामा अगर और आएगा तो साइन गामा कॉस गामा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाली चीज़ बेटा हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ज़रा सोच के देखो। अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई करूँ और 2 भी मल्टीप्लाई करूँ न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में जैसे ही मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस 2 साइन बीटा कॉस बीटा साइन 2 बीटा प्लस 2 साइन गामा कॉस गामा साइन 2 गामा और डिवाइडेड बाय हमारे पास बेटा लिखा हुआ है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये हमारे पास लिखा हुआ। यहाँ से आपको एक चीज़ पता ही है, हमने लास्ट वाले लेक्चर में इस प्रोफाइल का एक सवाल किया था कि आपको अगर दिया गया है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो ट्राइंगल के एंगल्स है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, पाई है। तो देख लो, आपको पता ही है कि सिग्मा साइन 2 अल्फ़ा 4 प्रोडक्ट साइन अल्फ़ा के बराबर होता है। हम पढ़ के आए हैं सिग्मा साइन 2a इज इक्वल टू 4 प्रोडक्ट साइन है, ये हम पढ़ के आए बेटा। सिग्मा साइन 2a इज इक्वल टू 4 प्रोडक्ट साइन है, ये हम पढ़ कर आए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाई ये जो सिग्मा साइन 2 अल्फ़ा लिखा है, दिस इज 4 प्रोडक्ट साइन अल्फ़ा, मतलब साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर में भी वही लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है ना, हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा 2। तो आपको अभी तक ये बात तो यार देखो समझ में आ रही होगी कि यार डिफ़िकल्ट तो नहीं है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको 2 मिनट का
एक लेक्चर दे दूं 2 मिनट में आपको चीज़ एक समझा दूं बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें शुरू में कोई भी बच्चा जब पढ़ रहा होता है ना तो उसको थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि कई बार टीचर्स या तो बहुत सारे रिजल्ट्स लिखा देंगे, उतने इलस्ट्रेशंस नहीं कराएंगे, नहीं तो ओवरऑल भी हमने क्या होता है एक ट्रिग्नोमेट्री की छवि हमने बनाई हुई होती है क्लास 10th से ही कि यार ट्रिग्नोमेट्री तो उटपटांग से चैप्टर है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं होता मैथ्स, अगर आपको बहुत पसंद है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स पसंद नहीं होगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है थोड़ा सा क्लास 10th में भी डिफ़िकल्ट लगा हो। और उसके बाद फिर जब क्लास 11th की हम ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं जो दुनिया ही अलग है, तब तो बहुत ही हालत ख़राब होती है। तो पॉइंट बेटा बहुत सिंपल सा है कि कोई भी चीज़ में बेटा प्रैक्टिस आने में समय लगता है, कमांड आने में समय लगता है। एक बहुत फेमस कोट है कि हर एक्सपर्ट, हमारे चैनल का नाम ही एक्सपर्ट है, हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगनर था। आप किसी भी फील्ड में किसी भी अगर बच्चों एक्सपर्ट को देख रहे होंगे तो वो कभी ना कभी उन्होंने स्टार्ट किया होगा उस चीज़ को, कभी ना कभी उन्होंने बिगिन किया होगा उस चीज़ को, कभी ना कभी उन्होंने भी तो सीखा होगा ना उस चीज़ को, लेकिन आज वो उस चीज़ में लगे रहे, करते रहे, तो उनकी वो महारत आ पाई। वैसे ही आपके साथ है। आपका एम अगर जेईई के पेपर को क्लियर करना है तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आज से लेकर, मान लीजिए अभी अगर आप क्लास 11th में हैं और शुरू के 1-2 महीने में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लगभग 1.5-2 साल बाद आपको जेईई का पेपर देना है, क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चे को, जो अप्रैल में जून में ये वीडियो देख रहा होगा। तो आप इस बात को रियलाइज़ करिए कि यार आपको अभी समय है पेपर देने में। आपको ऐसा नहीं है कि आज रात को ही पेपर है और मुझे कमांड चाहिए या मुझे अच्छे से आना चाहिए, मुझे एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। समय लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, समय लगता है ना। छोटे बच्चे को भी चलने में समय लगता है लेकिन फिर चलना सीख जाता है ना। वैसे ही आपके साथ आप पेशेंट रहेंगे, लगे रहेंगे, एफर्ट्स लगाते रहेंगे अपने सही डायरेक्शन में, तभी आपका कुछ हो पाएगा बच्चों, नहीं तो बहुत तकलीफ है ना। ऐसे में अगर आप गिव अप अगर इतनी आसानी से कर दिए तो फिर वो गिव अप करना बेटा आपके एटीट्यूड में आ जाएगा, आपके नेचर में आ जाएगा और उसका फिर कोई एंड नहीं है। अगला बेटा हम अपना सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा है उसमें लिखा है कि इफ़, अब देखो ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। इसमें आपको बोला जा रहा है इफ़ a + b + c = 3π/2। अलग हो गया ये सवाल, ट्राइंगल की बात नहीं हो रही अब ट्राइंगल की बात नहीं हो रही। इफ़ a + b + c = 3π/2, इवैल्यूएट या इवैल्यूएट तो नहीं, वैल्यू तो नहीं निकलेगी। इफ a + b + c = 3π/2 then cos 2a + cos 2b + cos 2c = डैश। ये सवाल है। 4 ऑप्शन मैं आपके लिए लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 1 - 4 cos a cos b cos c, ये हमारा बेटा पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमें। जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है वो है 4 sin a sin b और sin c, दिस इज आवर सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमें दिया हुआ है 1 + 2 cos a cos b cos c, और जो बेटा फोर्थ ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन इज 1 - 4 sin a sin b sin c। ये बेटा हमारे पास सवाल है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं अपने मार्कर को रिफ़िल कर लूँ। आपको 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वेट भी कर सकते हैं कि भाई आप ये सवाल बना लें या हमारे बनाने का आप वेट करें। ठीक है, क्वेश्चन बेटा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको इसमें 2-3 तरीके बताऊंगा कि कैसे आप जुगाड़ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अलग अलग अप्रोच लगा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले तो अपन अपना रेगुलर अप्रोच समझें, जो हमारा रेगुलर मेथड है। रेगुलर मेथड क्या बोलता है कि यार cos 2a + cos 2b लिखा है तो cos c + cos d क्या होता है, 2 cos c + d/2। c + d/2 आएगा तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 cos c + d/2 cos c - d/2।
c माइनस डी बाई टू को भी मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद प्लस कॉस 2c वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो a प्लस बी है, a प्लस बी को आप लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस सी, तो 2 कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस सी, ऐसा आप लिख सकते हैं। और यहाँ से आपके पास आ गया कॉस a माइनस बी और प्लस कॉस 2c, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से देखो, अब 3 पाई बाई 2 वाला एंगल तो मैं पढ़ के आया नहीं हूँ। मैंने तो कौन कौन सी प्रोफाइल पढ़ी थी, मैंने बेटा पढ़ा था 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। मैंने 270 डिग्री वाला तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैं इसको बोलूँगा आप इसका ऐसा लिखो, देखो 2 कॉस, ये 3 पाई बाई 2 को आप लिखो पाई प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिख लो। 3 पाई बाई 2 को आप लिख लो पाई प्लस पाई बाई 2 और माइनस सी वैसे का वैसे ही है। और इसमें मैं बोलूँगा कि इस पूरे को आप एक साथ रखो, इस पूरे को आप एक साथ रखो, इसको अलग रखो। कॉस a माइनस बी और प्लस कॉस 2c। अब ज़रा सोच के देखिए, कॉस 180 प्लस इस पूरे को अगर मैं थीटा बोलूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस सी आएगा। और उसके बाद कॉस a माइनस बी और प्लस कॉस 2c आ गया। यहाँ से बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो माइनस 2 साइन सी कॉस a माइनस बी। अब देखो ये जो कॉस 2c लिखा है, कॉस 2c को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 साइन सी आप देख रहे हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी, मोस्ट लॉजिकल अप्रोच तो यही है। ये 1 तो अलग आ गया, माइनस 2 साइन सी भी मैंने अगर कॉमन निकाला तो अंदर मेरे पास बचेगा कॉस ऑफ a माइनस बी और प्लस साइन सी, ये आएगा बेटा मेरे पास। यहाँ से हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 साइन सी, अंदर देखिए कॉस a माइनस बी वैसे का वैसा ही है। और साइन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी को मैं लिख सकता हूँ 3 पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी, ये लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया बेटा 1 माइनस 2 साइन सी, अंदर लिखा है कॉस ऑफ a माइनस बी और कॉस ऑफ a माइनस बी के बाद प्लस, इसको भी देखो ये जो 3 पाई बाई 2 है, इस 3 पाई बाई 2 को मैं यहीं पर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि अपने पास स्पेस का चैलेंज है। इस 3 पाई बाई 2 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा पाई प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिख देते हैं, पाई और प्लस पाई बाई 2 ऐसा लिख देते हैं। और अपन बोलेंगे कि यार आप ये वाली जो पूरी चीज़ है ना इसको एक साथ रखना फिलहाल के लिए। तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन और अंदर आ गया पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, और इसके बाद फाइनली मेरे पास लिखा है 1 माइनस 2 साइन सी कॉस ऑफ a माइनस बी और उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो माइनस कॉस a प्लस बी। अब याद करो बेटा कॉस डी माइनस कॉस सी वाला प्रोफाइल, कॉस डी माइनस कॉस सी वाला प्रोफाइल, कॉस डी माइनस कॉस सी, कॉस डी माइनस कॉस सी, ये क्या होता है 1 माइनस 2 साइन सी वैसे का वैसा ही है। कॉस डी माइनस कॉस सी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी मतलब कि a प्लस बी, ये c हो गया c प्लस डी तो प्लस a माइनस बी, c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो a प्लस बी माइनस डी तो माइनस a प्लस बी बाय 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, साइन का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से बेटा आ गया 1 माइनस 2 इंटू 2 4 साइन c माइनस बी प्लस बी गया a और a 2a बाई 2 a, तो यहाँ आ गया साइन a माइनस a प्लस a गया b और b 2b बाई 2, यहाँ आ गया साइन b। तो अब मेरे पास आंसर आ गया 1 माइनस 4 साइन c साइन a साइन b, ये वाला चौथा ऑप्शन आ गया बेटा 1 माइनस 4 साइन a साइन b साइन c, चौथा ऑप्शन आ गया। लेकिन आपको इसमें क्या करना पड़ा, आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ।
अगर मैं इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बोल रहा हूं तो आइडेंटिटी का मतलब क्या? आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा रिलेशन है जो हमेशा सच है, एक ऐसा रिलेशन जो हमेशा सच है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि यार आपको बेटा वैल्यू निकालनी है या आपको एक्सप्रेशन निकालना है, 4 ऑप्शन दिए ना, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। अभी तक तो क्या था बेटा, मैं डेरिवेशन कर रहा था, डेरिवेशन कर रहा था तो मेरे को रिजल्ट प्रूव करना था कि उसके बराबर आ रहा है। अब तो मेरे को 4 ऑप्शन में से टिक करना है, तो मैं जुगाड़ लगा सकता हूँ। जुगाड़ मेरा ये बोलता है कि यार मुझे cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c की वैल्यू बतानी है, और मेरे पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू 3π/2 है। मैं तुम्हें बोलूँगा अगर मुझे जुगाड़ लगाना है तो लेट सपोज कर लो a b c तीनों बराबर है π/2 के। सोच के देखो, अगर तीनों को आप π/2 के बराबर बोलोगे तो π/2 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 3π/2 आ जाएगा। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c अगर करोगे तो 2a कितना हो जाएगा, 2a पाई हो जाएगा, 2b भी पाई हो जाएगा, 2c भी पाई हो जाएगा। cos पाई होता है -1, तो ये -1 ये -3 के बराबर आ रहा है। अगर ये 3 एंगल्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो -3 आंसर आ रहा है। तुम देख लो कि ये एंगल्स रखने पे -3 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। जो ऑप्शन देगा वो आंसर होगा, जो नहीं देगा वो गलत हो जाएगा। तो अगर आप रख के देखोगे तो देखो, आप जैसे बेटा π/2 रखोगे तो cos ऑफ π/2 तो क्या होता है, 0 होता है। तो ये यहाँ से पूरे से तो क्या आंसर आया, 1 आया, -3 आना चाहिए था, 1 आ रहा है। अगर π/2 इधर रखोगे तो इस पूरे से तो आंसर 4 आएगा, मेरा -3 आना चाहिए था। अगर यहाँ π/2 रखोगे अगेन 1 आएगा, मेरा आंसर तो -3 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ रखोगे तो देखो 1 - 4 मतलब -3 आ रहा है। देख लो सही आ रहा है। ये वाला पॉइंट है बेटा जो समझना जरूरी है। पेपर में जब आप जेईई मेंस का या जेईई एडवांस का बच्चों पेपर बनाते हैं और जब आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं तो कई बार आप अपना दिमाग डायरेक्टली इस बात पर भी लगा सकते हैं कि यार क्या मुझे इस सवाल को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है भी या नहीं, क्या मैं कोई जुगाड़ लगा के सॉल्व कर सकता हूँ क्या। मैंने ए और बी और सी सिर्फ और सिर्फ ऐसा रखना है कि वो 3π/2 को सेटिस्फाई करे। मेरा ए बी और सी सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि वो 3π/2 को सेटिस्फाई करे। जैसे मैंने ये जो वैल्यूज़ रखी है कोई भी बच्चा सोच सकता है। अब उसमें देख लो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इमेजिन करो कि अगर 2 ऑप्शन आ रहे होते, मान लो सी भी सेटिस्फाई कर रहा होता, डी भी कर रहा होता, तो भी मैं ए और बी को तो सेफली इग्नोर कर देता कि ए और बी तो हो ही नहीं सकता आंसर। अब अगर सी और डी आ भी रहे होते इस वाले सेट के लिए जिसमें ए π/2 है, बी भी π/2 और सी भी π/2 है, तो मैं बोलता फिर कोई दूसरा वैल्यू रख के देख लो। पॉइंट ये है कि मुझे तो मेरा आंसर लेके आना है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, मुझे तो मेरा आंसर लेके आना है और जुगाड़ से लेके आना है। अगर एक सेट रखने पे ही 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास 2 पॉसिबल ऑप्शंस आ रहे होते तो मैं इसके बदले कुछ और रख के देख लेता, हो सकता है फिर कोई एक आध एलिमिनेट हो जाता। तो आप करके ज़रूर देखिएगा, आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए करके ज़रूर देखिएगा कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे कोई बच्चा बोल सकता है कि सर आप ए को पाई रख लो, बी को आप π/2 रख लो, सी को 0 रख लो, उसमें भी आंसर आएगा। ठीक है ना। आप पॉइंट बेटा सिंपल सा है। देखो हो सकता है किसी में चारों ही ऑप्शन गलत हो जाए तो वैसे वाले को आपको हटाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको देखो सिर्फ जो समझ के चलना है, समझने वाली बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि हमारा आंसर सही आना चाहिए। हमें ऐसे सेटिंग करनी है कि हमारे ऑप्शंस मैच हो जाए। आप जैसे ए को पाई रखोगे, बी को 0 रखोगे, सी को π/2 रखोगे तो ये -3 के बदले कुछ और आंसर आएगा। फिर आप वो देखोगे कि उधर से कौन सा आंसर सेट हो रहा है। बहुत सीधी सी बात है ना। इस पे ये चीज़ पे बेटा कमांड आपकी धीरे धीरे आएगी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, और ज़्यादा जब मैं आपको बेटा क्वेश्चंस कराऊंगा और इस तरीके का मैं आपको अप्रोच भी बताऊंगा कि आप अलग अलग सेट के लिए भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ज़रूर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार π/2 और 0 3 एंगल्स ये रखिए, π/2 और 0, और रख कर देखिए कि cos 2a cos 2b और cos 2c का सम कितना आ रहा है। जो भी आंसर आ रहा होगा उसको आप यहाँ से देख लीजिए कौन से ऑप्शन में वो बैठ रहा है, उससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, सब सीख जाओगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आप पेशेंट रहिए और ध्यान से सुनिए। ठीक है ना। आपको मैं सारा का सारा कंटेंट दूंगा, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ही दूंगा।
आप सिर्फ ध्यान से लेक्चर्स को अटेंड करिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक ना समझ में आए, जब तक ना समझ में आए आप तब तक इनको करिए, तभी आपकी बेटा प्रैक्टिस हो पाएगी, तभी सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद अगला हम सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, इन एनी ट्राइंगल हमें दिया गया है, किसी भी एक ट्राइंगल में साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू कॉस सी। किसी भी एक ट्राइंगल के लिए साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू कॉस सी दिया हुआ है। फाइंड एंगल बी, फाइंड एंगल बी। एंगल बी क्या होगा? 4 ऑप्शन है एंगल पॉइंट, मतलब ऑप्शन ए है π/2, ऑप्शन बी है π/3, ऑप्शन सी है हमारे पास π/4 और ऑप्शन डी है बेटा हमारे पास π/6। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं और हमें बोला जा रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल में साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू कॉस सी है तो एंगल बी कितना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि साइन ए किसके बराबर है? साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस सी, यही है। अच्छा, ये कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2, यही होता है फॉर्मूला। और क्योंकि ये ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल में तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पाई होता है। एक ट्राइंगल में तो a प्लस बी प्लस सी पाई होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 कॉस b प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस a/2 कॉस b माइनस सी/2, ये लिखा जा सकता है। और यहाँ से मुझे क्या चीज़ समझ में आ रही है कि यार 2 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो 2 साइन a/2 कॉस b माइनस सी/2, ये आ गया। और यहाँ पर देखो साइन ए लिखा था, क्या इस साइन ए को भी मैं 2 साइन a/2 कॉस a/2 ऐसा लिख सकता हूँ? तो यहाँ से मेरे पास ये देखो 2 से 2 तो कटा, अब मैं साइन a/2 से साइन a/2 काटूंगा नहीं, मैं इसको ऐसा लिखूंगा। अगर मैं पूरी चीज़ को LHS में ले जाऊँ तो साइन a/2 कॉस a/2 माइनस साइन a/2 कॉस b माइनस सी/2 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। पूरे को अगर LHS में ले जाएं तो यहाँ से साइन a/2 हमने निकाला कॉमन, अंदर आ गया कॉस a/2 माइनस कॉस b माइनस सी/2 इक्वल टू 0। ये पूरी चीज़ 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो साइन a/2 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर साइन a/2 0 है तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब क्या ट्राइंगल में कोई भी एंगल 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब अगर मैं बोलता हूँ ये वाला फैक्टर 0 होगा तो cos a/2 की वैल्यू cos ऑफ b माइनस सी/2 के बराबर होनी चाहिए। cos a/2 की वैल्यू cos ऑफ b माइनस सी/2 के बराबर होनी चाहिए। अब अगर cos a/2 की वैल्यू cos ऑफ b माइनस सी/2 के बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार a/2 जो होगा वो b माइनस सी/2 के बराबर होगा और b जो होगा, ये 2 से अगर 2 काट दूं तो b जो होगा वो a प्लस सी के बराबर होगा, ये इसका मतलब है। अब अगर बच्चों b a प्लस सी के बराबर है तो ज़रा सोचो a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो a प्लस सी क्या है? b के बराबर है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 2b की वैल्यू पाई के बराबर और b की वैल्यू आ गई π/2 के बराबर। इसका मतलब एंगल b जो है दैट इज 90 डिग्री। ये जो ट्राइंगल होगा इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना? ये इसका मतलब है। बहुत आसान से बेटा क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहनी है अच्छे से। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, डिफ़िकल्टी तो होती ही नहीं यार इनमें। अगला अपन देखो सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाते हैं, बोर्ड अपन जल्दी से अपना क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हो सकता है आपको थोड़ा मज़ा आए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको अभी भी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है बेटा तो ज़रूर कमेंट से बताइए। आप लोग अच्छे से कमेंट्स करेंगे, बताएंगे तो हम भी थोड़ा मोटिवेटेड रहेंगे कि भाई आपके लिए इस तरीके का कंटेंट बनाते जाएं।
और समय से आपके सिलेबस को ख़त्म भी कर दें। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लग रहा है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 3। a प्लस बी जो एंगल है वो पाई बाई 3 के बराबर है और cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है ना, a प्लस बी पाई बाई 3 के बराबर है, cos a प्लस cos b 1 के बराबर है। देन 4 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी की वैल्यू 1/3 होगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मॉड ऑफ cos a माइनस cos b, मॉड ऑफ cos a माइनस cos b की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2/3 होगी। थर्ड ऑप्शन है cos ऑफ a माइनस बी की वैल्यू -1/3 होगी। और फोर्थ ऑप्शन है मॉड ऑफ cos a माइनस cos b, मॉड ऑफ cos a माइनस cos b, इसकी वैल्यू 1/2√3 होगी। बेटा ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोर देन वन करेक्ट है, मतलब कि इसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें मोर और लेस 2 ही चीज़ें मुझे निकालनी है, या तो मुझे cos ऑफ a माइनस बी निकालना है या तो मुझे मॉड ऑफ cos a माइनस cos b निकालना है। यही 2 चीज़ मुझे निकालनी है। मुझे a प्लस बी की वैल्यू π/3 दी हुई है और मुझे cos a प्लस cos b 1 दिया हुआ है। तो जो मोस्ट लॉजिकल अप्रोच है, मोस्ट लॉजिकल अप्रोच क्या है कि यार ये cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2, cos c माइनस d/2, इसकी वैल्यू 1 दी है। अच्छा a प्लस बी था π/3, तो ये हो गया 2 cos, π/3 रखूंगा तो π/6 cos a माइनस b/2, इसकी वैल्यू 1 है। अब cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है बेटा √3/2। ये जो cos 30 लिखा है दिस इज √3/2। तो अगर ये √3/2 होता है तो यहाँ से ये 2 से 2 तो गया, तो यहाँ से cos ऑफ a माइनस b/2 कितना आ गया, cos ऑफ a माइनस b/2 आ गया 1/√3। ये आ गया मेरे पास, cos ऑफ a माइनस b/2 इज 1/√3। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है cos ऑफ a माइनस b, मुझे निकालना है cos ऑफ a माइनस b। जरा याद करो, अगर ये a माइनस बी है तो ये उसका हाफ एंगल लिखा है, या अगर ये a माइनस b/2 है तो ये उसका डबल एंगल लिखा है। तो मुझे क्या है कि ये रिलेशन पता है कि cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये रिलेशन तो मैं जानता हूँ, ये रिलेशन तो मुझे पढ़े हुए बहुत सारे लेक्चर्स हो गए। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि cos ऑफ a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a माइनस b/2 माइनस 1, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, cos a माइनस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos ऑफ a माइनस b/2 है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3, तो 2/3 माइनस 1, ये होता है बेटा -1/3। 2/3 माइनस 1 इज -1/3, तो cos ऑफ a माइनस बी तो आ गया -1/3, cos ऑफ a माइनस बी आ गया -1/3। अब हमें निकालना है मॉड ऑफ cos a माइनस cos b, मॉड ऑफ cos a माइनस cos b हमें निकालना है मॉड ऑफ cos a माइनस cos b। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ, देखो cos d माइनस cos c, cos d माइनस cos c क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2, c प्लस d/2 sin c माइनस d/2, c माइनस d/2, ये होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से आ गया 2, मॉड के अंदर लिखा हुआ है 2 साइन ऑफ a प्लस b/2। अब साइन ऑफ a प्लस b/2 अगर मुझे निकालना है तो देखो cos ऑफ a माइनस बी, अच्छा a प्लस बी कितना था, a प्लस बी था π/3, तो साइन ऑफ π/3/2 मतलब π/6, और उसके बाद साइन ऑफ b माइनस a/2, साइन ऑफ b माइनस a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ऑफ a माइनस b/2, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा,
तो ये b माइनस ए बाई टू जो लिखा हुआ है इसको मैं माइनस बाहर निकाल के ऐसा लिख सकता हूँ। अब मॉड के अंदर देखो क्या लिखा है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है तो हाफ और 2 तो गया, मतलब ये लिखा है माइनस साइन a माइनस बी बाई टू, ये हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन। कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू है 1/√3। जरा आप अगर ट्राइंगल बेटा बनाओगे और मान लो ये एंगल है a माइनस बी बाई टू, तो कॉस है इसका 1/√3, तो ये k है तो ये √3k है, अगर ये k है तो ये √3k है। तो जरा सोचो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1, ये आ जाएगा √2k। सोच के देखो, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा ही सकते हैं बेटा, ये आ जाएगा √2k। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ माइनस साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू के, तो साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू विल बी अंडर रूट ऑफ 2/3, और इसका अगर आप मॉड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/3। ऐसा मॉड के अंदर माइनस तो सेट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जा रहा है बेटा, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ठीक है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास आ जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कुछ नया इसमें हमको सीखने के लिए मिलता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, कुछ हमें नया चीज़ सीखने को मिलता है। आई होप आपको पसंद आया हुआ होगा। एक बच्चों अपन लास्ट क्वेश्चन आज का और करते हैं बिफोर एंडिंग टुडेज लेक्चर। हम एक सवाल और करते हैं, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उससे आपको क्लैरिटी और अच्छी आएगी, है ना। उसमें आपको ये दिखेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे अलग अलग चैप्टर्स के साथ मिक्स होती है। बहुत ही बढ़िया एक सवाल है, मैं आपको कराता हूँ, उससे आप बिल्कुल ये बात से कंफर्म हो जाएंगे कि यार ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो किसी के भी साथ मिक्स हो सकता है। अभी आपको दिखाते हैं एक सवाल बहुत ही बढ़िया सा, जल्दी से अपन अपना बोर्ड क्लियर करते हैं और फिर उस क्वेश्चन को अपन नोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो अगला हमारा सवाल है, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, क्वेश्चन हमें बोल रहा है ABCD is a convex cyclic quadrilateral, is a convex cyclic quadrilateral। एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है बेटा, is a convex cyclic quadrilateral such that मुझे दिया गया है 12 tan A minus 5 equal to 0 and 5 cos B plus 3 equal to 0, ये मुझे दिया गया। इसमें बोला जा रहा है देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ये है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक भी मिक्स हो रही है। देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस सवाल में जो क्वाड्रेटिक लग रही है वो अगर आपको क्लास 10th के लेवल की भी क्वाड्रेटिक आती है तो चलेगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है whose roots are cos C and tan D, whose roots are cos C and tan D। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज के हमारे लेक्चर का, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ABCD इज अ कॉन्वेक्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हमको पता ही है कि कोई भी अगर इस तरीके का बच्चों क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है ABCD, अब अगर ये साइक्लिक है तो साइक्लिक का मतलब ये है कि A प्लस C पाई होगा और B प्लस D भी पाई होगा। अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ये बात तो हमको पता होनी चाहिए। कॉन्वेक्स का क्या मतलब है, ये जो हम इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं, ऐसे वाले जो हम हमेशा से देखते आए, इन्हें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। इनके अलावा एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल और होता है विच इज अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल मतलब इस तरीके का जिसमें कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए। कोई भी ऐसा पॉलीगॉन, कोई भी, देखो ध्यान से समझना, कोई भी ऐसा पॉलीगॉन, ये मैंने आपको बेसिक्स में भी पढ़ाया है, जब हमने बेसिक्स पढ़ा है लॉग का उसमें ही पढ़ाया है। कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसमें अगर कोई एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है उसे कॉन्केव कहा जाता है, अदरवाइज कॉन्वेक्स कहा जाता है। कॉन्वेक्स अगर कोई भी पॉलीगॉन है
तो उसका हर एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा, उसका हर एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा, ये उसका मतलब है। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि ये कॉन्वेक्स दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिस तरीके का हम पढ़ें वही उसी की बात हो रही है। बस ये एक इम्पॉर्टेंट है कि साइक्लिक था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो 12 tan a की वैल्यू बेटा यहाँ से देखो मुझे आ जाएगी, 12 tan a की वैल्यू कितनी है, 5 है। 12 tan a की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से tan ऑफ a आ गया 5/12। तो tan ऑफ a अगर 5/12 आ गया, ज़रा सोच के देखना, ये एंगल a है, tan है, तो ये अगर 5K होगा तो ये 12K होगा। तो ये आपके पास बताओ कितना आ जाएगा, √25 और 144, ये आ जाएगा 13K अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो। अब a + c अगर मेरे पास पाई था, देखो ध्यान से आपको क्या निकालना है, cos c निकालना है, cos c। a + c अगर पाई था तो बेटा a को आप लिख सकते हैं पाई - c। ध्यान से देखिए, अगर a + c पाई था क्योंकि ये साइक्लिक था, तो a को आप लिख सकते हैं पाई - c। इसका मतलब tan a विल बी tan ऑफ पाई - c, और tan ऑफ 180 - थीटा, याद करो सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होता है, 180 - थीटा विल बी -tan c, और यहाँ पर है tan a, ये आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों tan ऑफ c मेरे पास कितना आ गया, -tan a मतलब -5/12, ये आ गया मेरे पास। अब tan c बेटा अगर -5/12 आया है, अगर tan c की वैल्यू -5/12 आई है, मतलब कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, दिस विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। tan की वैल्यू आप याद करिए, tan की वैल्यू नेगेटिव होती है या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको ये फिगर बोला जा रहा है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है मतलब आप चौथे क्वाड्रेंट में तो जा ही नहीं सकते। अगर कॉन्केव होता तब आप चौथे क्वाड्रेंट में जाते, 180 डिग्री से आप बड़ा एंगल लेते, लेकिन क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो आप चौथे क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये आप सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो ध्यान से, अगर आप बनाओगे एंगल सी के लिए, एंगल अगर बेटा आप सी के लिए बनाएंगे तो देखिए tan है -5/12, मतलब अगर ये 5K है तो ये 12K है तो ये 13K है। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि आप दूसरे क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से आपके पास cos c कितना आएगा, cos c आ जाएगा बेटा आपके पास 12/13, मैग्नीट्यूड वाइज cos c आ जाएगा आपके पास 12/13। लेकिन क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपको लगाना पड़ेगा -12/13। ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो आपको लगाना पड़ेगा -12/13। देखो ये जो -5/12 आ रहा है, अब -5 साइड का लेंथ नहीं हो सकता, -5 जो होगा वो साइड का लेंथ थोड़ा ना होगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो 5 ही है, माइनस सिर्फ आपको एंगल बता रहा है दूसरे क्वाड्रेंट का। वैसे ही यहाँ पर है, माइनस लगाया क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब इसके बाद हमें निकालना है tan d, वो यहाँ से निकलेगा। देखो 5 cos b की वैल्यू बेटा 3 है, अगर आप देखेंगे ध्यान से 5 cos b की वैल्यू 3 है, मतलब cos b की वैल्यू है -3/5, cos b की वैल्यू है -3/5। अब cos b की अगर वैल्यू -3/5 है तो आप यहाँ पर देखो b को आप लिख सकते हो पाई -d, b कैन बी रिटन एज पाई -d। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बेटा cos b विल बी cos ऑफ पाई -d, तो cos b है -3/5 इज इक्वल टू cos ऑफ 180 - थीटा। 180 - थीटा मतलब कौन से आप क्वाड्रेंट में आ गए बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -cos d, माइनस से माइनस गया, तो cos d की वैल्यू आ रही है देखो 3/5। अब cos d की अगर वैल्यू 3/5 आ रही है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अगेन आप चौथे क्वाड्रेंट में तो जा नहीं सकते। आप चौथे क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे, सोचो, अगर चौथे क्वाड्रेंट में चले गए तो एंगल आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आप नहीं जा सकते थे, नेगेटिव आपने सेकेंड क्वाड्रेंट ही बोला था, वैसे ही यहाँ पर है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ में आप नहीं जा सकते, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर cos d मेरे पास आ गया, मुझे tan d निकालना है, तो देखो अगर आप ट्राइंगल बेटा बनाओगे एंगल d के लिए, तो cos क्या है 3k/5 के। तो अगर ये 3k/5 के आया है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के
परपेंडिकुलर वाले साइड को 4 के निकाल सकते हैं। तो tan d जो आएगा बेटा, tan d विल बी 4/3, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही आएगा। अब आपको बोला जा रहा है देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर cos c एंड tan d। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक बताना है जिसके रूट्स cos c और tan d है। तो अगर मुझे रूट्स पता होते हैं तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये हम पढ़ के आए क्लास 10th में कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, रूट्स हैं cos c और tan d। तो सम ऑफ रूट्स इज 4/3 माइनस 12/13 माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 12/13 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है बेटा। आप अगर चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं और फाइनली आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। अपन एक बार अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि हमने सही सॉल्व किया है या नहीं। हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 माइनस 12/13 इंटू एक्स प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 12/13 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा मैंने आपको बोला ही था ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, तो आज का लेक्चर इसी सवाल के साथ अपन एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि हमने कई सारे सवालों की प्रैक्टिस की है जो हमने अभी तक पढ़ा था। अगर लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।